नमस्कार, स्वागत है। ये वक्त होता है टॉप 5 में 5 एंकर्स के द्वारा 25 खबरों के अपडेट का। लीजिए हाजिर हम 5 आपको बताएंगे आज के टॉप 5 में क्या है खास। शुरुआत करते हैं खबरों को जानने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर पहले चरण में ब्रुनई पहुंच चुके हैं। ब्रुनई दारुसलाम में पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुस्तादी बिलाल उनका स्वागत करते नजर आए। ब्रुनई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनई में प्रधानमंत्री मोदी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करने वाले हैं। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात होगी। मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। पीएम मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के 3 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे और पहुंच चुके हैं पहले पड़ाव में। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 सितंबर तक रहने वाले हैं। कल पीएम मोदी ब्रुनई से सिंगापुर रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी लॉरेंस वोंग जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो ये यात्रा क्यों खास है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तेल उत्खनन क्षेत्र समेत तमाम उन बिंदुओं पर द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है जिनसे दोनों देश और उनके साझा व्यापारिक लाभ जुड़े हुए हैं। ब्रुनई के बारे में भी आपको जानकारियां बढ़ा सकते हैं ग्राफिक्स के द्वारा। वैश्विक मुद्दों पर मंथन। ब्रुनई एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या कम और अमीर देशों में शुमार। तेल और गैस के अकूत भंडार यहां पर हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। कोई टैक्स यहां के लोग नहीं देते हैं। सरकारी योजनाओं से जमीन और घर एलोकेट किए जाते हैं। सुल्तान हसनल यहां पे राज कर रहे हैं। कम जनसंख्या वाला एक अमीर देश इसे करार दिया जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता बनर्जी सरकार ने एंटी रेप बिल 2024 पास कर दिया। कानून मंत्री मोलाय घटक ने विधेयक पेश किया और इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया गया। बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का भी प्रावधान है। इधर कोलकाता में रेप और मर्डर केस में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मंगलवार सुबह पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इधर सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ तो विरोध नहीं थम रहा। एक बार फिर से मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शित किया। अब की बार उनका गुस्सा पुलिस के प्रति है। दरअसल वहां पुलिस की शुरुआती लापरवाही, चूक, हीला हवाली, लीपापोती इन सब को एक कारण माना गया था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के तेज ना होने के पीछे कई लोगों को बचाने के आरोप भी पुलिस पर लगे थे, तो उसके खिलाफ गुस्सा है कि अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाए। और दूसरी तरफ आज सीबीआई एक्शन मोड में नजर आई है। सीबीआई ने भी आज प्रिंसिपल समेत पूर्व प्रिंसिपल समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। असर ये भी, जैसा अभी हमने आपको बताया, कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधेयक के द्वारा एक कड़े कानून की तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए। तो पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग इस मामले में की जा रही है। दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार पर विफलता के आरोप हैं। मणिपुर में इंफॉल के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। यहां के सेजम चिरांग के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए गए हैं जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। तो इम्फाल से जो ड्रोन अटैक की खबर सामने आई जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। उग्रवादियों का अटैक है और बताया जा रहा है कि लगातार दूसरे दिन ये दूसरा ड्रोन अटैक है इम्फाल के सेजम चिरांग इलाके में।
इधर इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन की सौगात मोदी कैबिनेट ने दी है। 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी और महाराष्ट्र के धुलिया और नासिक जिले इससे जुड़ेंगे। इंदौर मनमाड़ के बीच करीब 1000 गाँव और 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने इलाके में ट्रेन देख पाएगी। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल लाइन को मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। परियोजना की मंजूरी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअली शामिल हुए। तो नई रेल लाइन की खासियत क्या है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। 309 किलोमीटर की रेल लाइन होगी और इससे मध्य प्रदेश के जहां 4 जिले इसमें शामिल होंगे, वहीं महाराष्ट्र के 2 जिले इससे जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद इससे कई फायदा भी होगा दोनों ही जिलों को और दोनों ही प्रदेश को, चूंकि 1000 गांव और 30 लाख की आबादी इस रेल लाइन के थ्रू कनेक्ट होगी। और प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, केंद्र मंत्री का आभार जताया है, रेल मंत्री का आभार जताया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का भी आभार जताया, क्योंकि इससे अब काफी फायदा भी मध्य प्रदेश को होगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र को भी। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अब रफ्तार पकड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कहा है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सब कर रही है। सदस्यता अभियान की हकीकत तो सब जानते हैं। मिस कॉल करके कोई अपराधी भी बीजेपी का सदस्य बन जाता है। जवाब में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। हर 6 साल के बाद सदस्यता का ये रिन्यूअल क्रम होता ही है। कांग्रेस के पास ना नीति है ना रीति है, उन्हें केवल अपनी ही फिक्र सताती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, जहां सीएम विष्णुदेव साय के मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता उन्होंने ली। और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, किरण सिंहदेव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सदस्यता ली, वह पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। आज छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव ने मुझे पहले सदस्यता दिलाई है और आने वाले 2 महीने में यह सदस्यता अभियान चलने वाला है। 50 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य है। हमारे कार्यकर्ता हर एक गली जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में काम नहीं हो रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार के समय की योजना है उसे ही नाम बदलकर चला रही है। दीपक बैज ने यह भी कहा कि सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। ऐसे में स्थापना दिवस पर कैसे बीजेपी सरकार पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। अब आपको विपक्ष का एक और हमला छत्तीसगढ़ में दिखाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर रही, लेकिन आज महिला अपराध को लेकर 1 दिवसीय मौन धरना दिया है। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने तीनों जगह प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने रायपुर के राजीव गांधी चौक में मौन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चरणदास महंत भी शामिल हुए। वहीं बिलासपुर और भिलाई में भी कांग्रेसियों ने मौन धरना प्रदर्शन किया है। बिलासपुर के नेहरू चौक में हुए धरना प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। वहीं भिलाई के सुपेला चौक में हुए मौन धरने के दौरान कांग्रेसियों ने महिला अत्याचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने की मांग केंद्र सरकार से की है। यहां भिलाई शहर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और दूसरे तमाम नेता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इधर मध्य प्रदेश में अभी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने विधायकों से अपनी विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर विकास के विजन डॉक्यूमेंट भेजने कर
इसे भेजने के लिए तैयार करने के लिए कहा है और इस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्राथमिकता भी तय होगी और विकास पर खर्च जो होगा इसकी मॉनिटरिंग भी अब विधायकों को ही करनी होगी, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात तो कहती है, लेकिन एमपी सरकार ने केवल बीजेपी विधायकों से विजन डॉक्यूमेंट मांगा है, कांग्रेस विधायकों से नहीं मांगे गए हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि सारा जो विजन डॉक्यूमेंट है सभी विधायकों से मांगे गए हैं। इधर कंगना रनौत निर्देशित फिल्म इमरजेंसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सेंसर बोर्ड की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने जवाब पेश किया है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिल्म को अभी सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी हुआ है, इमरजेंसी फिल्म को अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर सेंसर बोर्ड कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने सिख संगत की याचिका निराकृत कर दी है। हालांकि अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। खबर बलरामपुर जिले की, जहां भू माफिया सरकारी जमीनें बेच रहे हैं। दलालों के जरिए स्टैंप पेपर तैयार करके जमीनों को बेचा जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस पर संज्ञान लिया है। कहा है कि अगर किसी ने भी कब्जा किया होगा तो उसी का नुकसान है, उस पर कार्रवाई आज नहीं तो कल जरूर होगी। दंतेवाड़ा के लोहा गांव पीड़िया जंगल में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान 9 नक्सली मारे गए और मौके से ऑटोमेटिक एसएलआर समेत कई हथियार बरामद किए गए। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। बीजापुर में डीआरजी बीजापुर गंगालूर थाना पुलिस और कोबरा 202 को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक के साथ 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनसे प्रचार प्रसार की सामग्री भी बरामद की गई है। सभी नक्सली आईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल थे। अंबिकापुर के युवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है, जिसको लेकर पुलिस अब आरोपी संजय मंडल का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से भी अनुमति ले ली है। कटनी के बरगवा में जेसीबी ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई। जेसीबी से युवक को कुचलने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस दौरान देखा गया कि किसी ने भी पीड़ित युवक की मदद नहीं की। वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में गैंगरेप की 2 बड़ी वारदातें फिर सामने आ गईं। सरगुजा और सक्ती में गैंगरेप की खबरें मिली हैं। सक्ती के डबरा थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप हुआ। 3 युवाओं ने मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने डबरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। इधर सरगुजा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने पत्थलगांव गई हुई थी, जहां से लौटने के दौरान बाइक पर सवार पहुंचे 3 नाबालिग को सुनसान स्थान पर ले गए, जहां पहले से 4 लोग मौजूद थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब इस घटनाक्रम के बाद जो गैंगरेप को लेकर सामने आया है 2 शहरों में, आपको दिखाते हैं चाकूबाजी से पीड़ित प्रदेश की 2 तस्वीरें, एक न्यायदानी की और एक राजधानी रायपुर की। तो रायपुर के देवपुरी सब्जी मंडी के पास चाकूबाजी हो गई। सब्जी लेने जा रहे वाहन चालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और वाहन लूटकर फरार हो गए। गंभीर हालत में वाहन चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं न्यायधानी की तस्वीर आप देखिए। बिलासपुर में युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक का सिम्स में इलाज जारी है। घटना जतिया तालाब गार्डन के पास की बताई जा रही है। पन्ना में रास्ता बनाने और भैंसों को चराने से मना करने पर करीब 60 लोगों ने 6 वनकर्मियों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 6 वनकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 वनकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी घायल वनकर्मी से मिलने अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
वक्त आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें। राजधानी रायपुर से बड़ा अपडेट है। नंद कुमार साय, एक बड़ा आदिवासी फेस, घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर फिर शामिल हो गए हैं। पूर्व सांसद नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर चुनाव के पहले कांग्रेस में गए थे। चुनाव हारने के बाद फिर कांग्रेस छोड़ने की उनकी खबरें भी आई, लेकिन अब आधिकारिक और औपचारिक तौर पर वे बीजेपी में फिर शामिल हो गए हैं। वरुण सखा जी IBS 24 से हमारे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण जी, एक बार फिर घर वापसी हो गई है साय की। जी हाँ, नंद कुमार साय ने ऑनलाइन फॉर्म भर करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। जैसा कि आज एक बड़ा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आज उन्होंने जो है ऑनलाइन फॉर्म भर करके सदस्यता को ग्रहण कर लिया। नंद कुमार साय जो है छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने आदिवासी नेता हैं और भाजपा की आइडियोलॉजी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बीच में कांग्रेस चले गए थे और आपको याद होगा पुनीत जी, विधानसभा चुनावों के पश्चात उन्होंने जो है कांग्रेस से अपने आप को न्यूट्रलाइज किया हुआ था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नंद कुमार साय आज नहीं तो कल भाजपा में वापसी करेंगे। उनको 2 या 3 बार तो ऐसा संयोग हुआ था कि मैंने स्वयं ने ही उनको मुख्यमंत्री आवास में देखा था। एक बार हम प्रतीक्षा के लॉन्च में बैठे हुए थे तो करीब 1-1.25 घंटे तक। तो वरुण जी की आवाज हम स्पष्ट तौर के ऊपर सुनवा नहीं पा रहे थे दर्शकों को, लेकिन वो बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का और उसके बाद फिर वापसी का। हालांकि नंद कुमार साय के भारतीय जनता पार्टी में वापसी के अटकल हैं पहले से लगाई जाती रही हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना ऑलरेडी अभियान चला रही, कैंपेन चला रही, तो उनकी वापसी हुई है आधिकारिक तौर पर। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चला रही है, सदस्यता अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले सदस्यता ग्रहण करने से हुई। मिस कॉल के द्वारा उन्हें सदस्य बनाया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने, और इसके बाद तमाम दिग्गज नेता पार्टी की सदस्यता को रिन्यू कर रहे हैं इस सदस्यता अभियान के तहत। और पूर्व सांसद नंद कुमार साय अब भारतीय जनता पार्टी में फिर विधिवत औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। वरुण सखा जी हमारे साथ में पुनः जुड़ गए हैं। वरुण जी, आपकी आवाज स्पष्ट हम सुनवा नहीं पा रहे थे, बताएं आप। नंद कुमार साय साहब जो है कांग्रेस से वापस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे करीब 6-8 महीने पहले का घटनाक्रम है, जब वो कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यूट्रलाइज हो गए थे। उन्होंने बहुत ही शालीन सा पत्र लिखा था कांग्रेस पार्टी के जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं उनको, और अपने आप को उन्होंने सारी जिम्मेदारियों से दूर करते हुए न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं न्यूट्रलाइज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस जो पत्र था उसकी भाषा बड़ी इतनी शालीन थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपने आप को थोड़ा सा अभी कम सक्षम पा रहा हूं, इसलिए मुझे फिलहाल में पार्टी की व्यवस्था से बाहर रखा जाए। और ये कयास उस समय से लगाए जा रहे थे। बीच बीच में वो अनेक बार ऐसा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री आवास भी जाते रहे हैं, क्योंकि वो विष्णुदेव साय साहब और लोग लंबे समय से धर्मांतरण के क्षेत्र में जुड़देव जी के साथ मिलकर के जसपुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनके आपस में एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नंद कुमार साय को आज नहीं तो कल भाजपा में आना था, क्योंकि उनका लगातार नेगोशिएशन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चल रहा था। मैं आपको पुनीत जी एक वाकया बताना चाहूंगा। कुछ दिनों की पुरानी बात है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब जब पहुना में अस्थायी रूप से निवासरत थे, तब नंद कुमार साय 2-3 बार हाउस में टकराए थे। एक बार लंबी चर्चा भी हुई करीब 1-1.25 घंटे तक। तो उस समय मैंने ये प्रश्न किया था कि अब आप भाजपा में कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से गया ही नहीं हूँ। लेकिन ये एक चर्चा ऐसी थी जो अलग बैठे हुए इंतजार के जो प्रतीक्षा का जो कक्ष होता है उसमें बैठकर जब हम बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से गया ही नहीं हूँ और मैं भाजपा की आइडियोलॉजी से बाहर जा भी नहीं सकता। और फिर उसके बाद तमाम धर्म ग्रंथों की बातें होती रही, क्योंकि वो एक यहाँ के ऐसे आदिवासी नेता है जिनको एक अच्छी सनातन संस्कृति और आदिवासी संस्कृति का एक अच्छा गहरा ज्ञान है, और भाजपा के साथ लंबा उनका एसोसिएशन रहा है। कोई परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कुछ समय के लिए जो है कांग्रेस में चले गए। पुनीत जी, आदिवासी वर्ग को साध कर रखने और साथ रखने को लेकर बीजेपी को, कांग्रेस को बड़े जतन सभी करते हैं, और जो पिछले दिनों घटनाक्रम घटा था बीजेपी के भीतर, फिर साय के जाने के बाद जो एक झटका माना जा रहा था, अब उनकी वापसी के बाद में लगता है कि माहौल और स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल, ये
माना जाना चाहिए भाजपा एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। आज के सदस्यता अभियान में 2 घटनाक्रमों को मैं विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। पहला एक घटनाक्रम है जिसमें ओबीसी विधायकों और मंत्रियों का सम्मान किया गया है। दूसरा घटनाक्रम है जिसमें नंद कुमार साय ने ऑनलाइन सदस्यता ली है। इसको इस तरह सदस्यता कही जा सकती है जैसे बहुत से नेता ले रहे हैं, उन्हीं में उन्होंने सदस्यता ली है। शाम को मुख्यमंत्री आवास में जाकर भेंट करेंगे। तो ये दोनों ही घटनाक्रमों को हम देखें तो भाजपा की भविष्य की राजनीति को भी समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ एक ओबीसी स्टेट है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी ओबीसी है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ट्राइबल है। तो दोनों ही घटनाओं को उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ बहुत अच्छा है और भाजपा एक अच्छी क्लच पोजीशन के साथ छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक एसेंस आप आज के इवेंट का हम मान सकते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका इस पूरे जानकारी के लिए जो डिटेल आप बता रहे हैं। तो नंद कुमार साय की घर वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान। आज उन्होंने एक बार फिर से पार्टी की औपचारिक तौर के ऊपर सदस्यता ग्रहण कर लिया। हालांकि वे कभी बीजेपी से गए ही नहीं, ऐसा पिछले बार भी वो कहते नजर आए थे। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वे अधिकृत सदस्य बन चुके हैं। तो IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी और आज रात 9 बजे एक बड़े भूचाल ला देने वाले सियासी खुलासे के लिए आप IBC 24 के साथ में जमे रहिएगा, देखते रहिएगा। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।